ऐसी राजकुमारी जो अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने आलस के लिए बदनाम हो। महल में हर कोई, नौकर से लेकर मंत्री तक, उसे ताने मारता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस राजकुमारी ने अपने दिल में एक बहुत गहरा राज छुपा रखा था। एक ऐसा सच जो बहुत जल्द पूरे राज्य का भविष्य बदलने वाला था। सुंदर नगर जो एक फलता फूलता राज्य था और यहाँ के लोग से ज्यादा बहुत मेहनती थे। और राजा विक्रम एक बहुत ही समझदार और इंसाफ पसंद शासक थे। लेकिन इतनी सारी खुशियों के बीच राजा के दिल में एक चिंता हमेशा रहती थी, और वो थी उनकी इकलौती बेटी सूर्यांशी। राजकुमारी बदलने वाला था। दिखने में तो परियों जैसी खूबसूरत राजकुमारी, फूलता राज्य था, आलस पूरे राज्य में मशहूर हो चुका था। महारानी करीना, कहाँ है राजकुमारी? हमें उनसे राज्य के बारे में कुछ विचार करना है, बुलाइए उन्हें। थे महाराज, लेकिन इतना अपने दिल में जानते हैं राजकुमारी को अपने कमरे में सो रही हैं। अरे क्या कहूँ अब मैं। सूर्यांशी, जिस तरह से राजकुमारी की नाकाबिलियत की खबर हर दिशा में फैल रही है ना, हमें तो हमारा राज्य और प्रजा बहुत ही संकट में जाते हुए लग रहे हैं। आपको नहीं लगता? ऐसा मत बोलिए राजा साहब, हम उसे रोज समझाते हैं, पर वो जब देखो अपनी दादी की किताब पकड़कर सोई रहती है। आखिर क्या है उस जादुई किताब में जिस तरह जो से सिर्फ वो ही पढ़ सकती है और कोई और नहीं? खबर पता नहीं हमारी राजमाता उसे ऐसा तो क्या देकर चली गई और प्रजा हम बहुत ही परेशान हो गए हैं। उन्होंने हमारी राजकुमारी का नाम रखा था सूर्यांशी, पर ये तो चांद वंशी लग रही है। समझाते हैं। अरे जब चांद उगता है तब ये महारानी सोकर उठती हैं। उनका स्वर्गवास होने से पहले जादुई किताब ने ये किताब राजकुमारी को दी है और कोई हमारा घर बर्बाद होने लग गया है। एक दिन राजा अपनी बेटी को लेकर अपने गुरु के पास जाता है। राजकुमारी का नाम राजा रखा रानी था के इतना समझाने के बाद अब गुरुदेव से ही एक उम्मीद बची थी। बेटी सूर्यांशी, महाराज ने आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, और पूरे राज्य ही नहीं, अब तो राज्य के बाहर भी सबको पता चल चुका है कि आप दिन रात सोई रहती हैं। ये राज्य की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। राजकुमारी का नाम गुरुजी, एक उम्मीद बची थी। एक दिन आप सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, बस वक्त आने दीजिए। इतनी ही बात बोलकर राजकुमारी बैठी बैठी सो गई। अब तो देख रहे हैं आप गुरुदेव, देख रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं राज्य तो की सुरक्षा के लिए नहीं अच्छा पा रहा हूं नहीं है। कि राजकुमारी का नाम रखा करूं। गुरुजी, शांत हो जाइए राजन, दिन आप शांत। सबकी उम्मीदों पर अपनी बेटी पर नहीं तो भगवान पर भरोसा रखिए। इतनी तुम्हारी माँ सावित्री साक्षात रानी परी। अब तो देख रहे उसने पूरे राज्य की सुरक्षा अपने दिव्या जादू से की थी, और उसकी तो चहेती कुछ हैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूं कि वो जरूर राज्य और राजकुमारी की रक्षा करेंगी। आप निश्चिंत रहिए। जी, मैं एक दिन आप सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। ऐसे ही कई साल बीत गए और अचानक एक दिन जब सुंदर नगर में सब कुछ एकदम शांत था, तभी उत्तर की पहाड़ियों से एक खौफनाक खबर आई। खबरी लाल, क्या बात है? समझ ही नहीं पा रहा हूं परेशान क्यों हो? क्या कोई बुरी खबर है क्या? महाराज, मालविका नाम की एक दुष्ट जादूगरनी अपनी काली सेना लेकर सुंदर नगर की ओर बढ़ रही है। मालविका एक दिन बहुत साल पहले सुंदर नगर के राज दरबार का ही हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन काली शक्तियों की तरफ झुकाव होने की वजह से उसे रानी परी ने राज्य से निकाल दिया था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और बदले की आग में जलती हुई वापस लौट रही थी। अपनी काली सेना। अब हम क्या करें गुरुदेव? हमें तो हमारी माँ ने जादू सीखने लायक भी नहीं समझा, और जादुई किताब हमारी बेटी को दे दी, और वो तो बस दिन भर सोकर उस आशीर्वाद को बर्बाद कर रही हैं। अब होने की वजह से राजन,
मालविका के पास जादू है तुम इतने तो परेशान। हमारे पास भी खून है, खून हम बहा देंगे, पर हमारे रहते राज्य और आप पर संकट नहीं आने देंगे। हाँ, शायद हमें पुरानी अरे जादू किताब में सीखने कोई लायक- रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा मंत्र या तरीका जो उसकी काली शक्तियों को बेकार कर सके। मंत्री जी, पर जादू के सामने हम जैसे आम इंसानों का टिकना तूफान के सामने तिनके की दीवार खड़े करने के समान है। पर हमारे ठीक है, रहते- ठीक है, ठीक है। अब जो ऊपर वाले की मर्जी है वही होगा। सेनापति, अपनी सेना को तैयार करो और उन्हें बलिदान के लिए कोई तैयार ऐसा रहने को मंत्र कहो। या तरीका इस सारी जो अफरा उसकी तफरी के बीच राजकुमारी सभा के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखों में वही शांत, लगभग आलस्य वाला भाव था। खड़े करने के समान अरे, है। हद पर हो गई ठीक है, ठीक। इस राज्य पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है और राजकुमारी को देखो, इन्हें सेनापति, तो जैसे कोई अपनी फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो उबासियां ले रही हैं। वाह! राजा ने अपनी ऐसा बेटी मंत्र की या ओर देखा तरीका- और उनका दिल एक बार फिर निराशा से भर गया। जैसे ही ये खबर राजधानी पहुंची, पूरे राज्य में डर का माहौल बन गया। लोग खड़े करने मालविका के के समान है। जुल्मों की पर कहानियां ठीक है, एक ठीक। दूसरे को सुनाने लगे। कहते हैं कि है? वो अपनी और काली राजकुमारी शक्तियों को से देखो, हरे भरे इन्हें तो खेतों जैसे को कोई एक फर्क ही नहीं झटके में पड़ता। बंजर बना सकती थी, नदियों का पानी जहरीला कर सकती थी और इंसानों को पत्थर बना सकती थी। कुछ ही दिनों में मालविका की सेना पहुंची, राज्य की पूरे राज्य में डर का माहौल बन गया। अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। आसमान में काले बादल छा गए हैं। वो जोर जोर से शक्तियों से कड़कने लगी और राज्य के बाहरी गांव की फसलें सूखने बना सकती थी। सुंदर नगर के सिपाही जहरीला कर लड़े, लेकिन जादू के सामने वो बेचारे क्या करते। उसके भेजे धुएं के राक्षस दिनों में मालविका की सेना ऐसा डर भर देते कि वो अपने हथियार फेंककर भागने लगते। महल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जोर तूफान से पहले वाली खामोशी। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर हार मानकर बैठे थे। उनके मंत्री और सेनापति सिर झुकाए खड़े थे। सुंदर नगर का अंत अब दूर नहीं लग रहा था। राज्य में डर का माहौल देते कि वो अपने महाराज, हमें माफ कीजिएगा। हमारी आधी से ज्यादा सेना वीर गति को प्राप्त हो गई है और अब मालविका पहले वाली महल के दरवाजे पर खड़ी है। महाराज, सब खत्म हो गया, सब खत्म। हाँ, ठीक है, अब आप लोग नहीं, सुंदर नगर का हम जाएंगे मालविका से लड़ने, हम स्वयं। तभी सभा में राजकुमारी आई, लेकिन हमारी- आज वो रोज वाली आलसी राजकुमारी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उनसे पहले वाली चाल में मालविका एक अजब महल सा आत्मविश्वास था। है महाराज, उनकी आंखों में सब एक अजीब सी खत्म हो- चमक थी और उनके चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी महसूस हो रही थी। सुंदर नगर का लोग उन्हें हैरानी से देखने लगे। से लड़ने पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, आप सभा में राजकुमारी मालविका का सामना करना है। हाँ, पर बेटी, हम तो सब कुछ हार चुके हैं। मालविका पिताजी, महल आपकी माँ यानी मेरी दादी ने जो किताब मुझे दी थी, उस किताब में मालविका से होने वाले खतरे का पहले ही जिक्र था। आपको जो मेरा आलस लगता था, असल में मेरी दिन रात की सूर्य तपस्या थी, राजकुमारी मैं मालविका जैसे खतरे का सामना कर सकूं। ये क्या कह रही हो बेटी? दादी की किताब ने मुझे चुना था और उसमें मुझे सूर्य तपस्या करके राज्य को बचाने का तरीका बताया था। आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई और मैं अब मालविका को खत्म करूंगी। सभा में मौजूद हर कोई हैरान था। जो लोग राजकुमारी को जीवन भर ताने मारते रहे, राजकुमारी असल में राज्य की सबसे बड़ी उम्मीद लग रही थी। ठीक उसी पल महल के दरवाजों पर एक जोरदार धमाका हुआ। मालविका आ पहुंची थी। मुझे उसका सामना करने जाना होगा। पूर्ण हुई, आप सब अंदर ही रहिएगा। ये कहकर राजकुमारी अकेले ही महल के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गई। तल में तो सामने मालविका अपनी काली शक्ति में लिपटी खड़ी थी। उसकी आंखें थी नफरत से जल रही थीं।
एक जोरदार धमाका हुआ। तो मालविका आखिरकार मुझे उसका सामना करने जाना ही गई। पूर्ण हुई। आराम का वक्त अब खत्म हो गया है मालविका, और तुम्हारा भी। इतना कहते ही राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद की और हाथ ऊपर उठाए। उनके चारों ओर की सुनहरी रोशनी तेज होने लगी। मालविका की काली ऊर्जा उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाई और पीछे हटने लगी। दो ताकतों का महासंग्राम अब शुरू हो चुका था। आलसी राजकुमारी, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? तुम्हें मेरी दादी ने काली शक्ति की वजह से निकाला था। उनके चारों ओर की काली शक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकती। मालविका गुस्से से चीखी और उसने राजकुमारी पर काले जादू का एक गोला फेंका, लेकिन राजकुमारी के चारों ओर बनी सुनहरी ढाल ने उसे बड़ी आसानी से रोक लिया। राजकुमारी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और सूर्य शक्ति की एक किरण सीधे मालविका की ओर भेजी। वो किरण इतनी तेज थी सुनहरी रोशनी मालविका को पीछे हटना पड़ा। उसकी त्वचा जलने लगी। राजकुमारी, ये नामुमकिन है, तुम्हारे पास एक गोला फेंका। पवित्र शक्ति कहाँ से आई? उसे बड़ी मेरे लोगों का विश्वास, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद और मेरे इतने साल का सब्र है। महल की खिड़कियों से राजा और राज दरबारी हैरान होकर ये सब देख रहे थे। उनकी आलसी राजकुमारी एक शक्तिशाली देवी में बदल गोला फेंका, जो अकेले ही राज्य के सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रही थी। आखिरकार मालविका ने उसे बड़ी बची खुची सारी ताकत विश्वास एक आखिरी सबसे खतरनाक हमले में लगा दी। एक बहुत बड़े काले जादू का गोला उसके हाथों में बनने लगा, जो पूरे महल को तबाह कर सकता था। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद की और सालों से जमा की हुई सारी सूर्य शक्ति को अपनी हथेलियों पर इकट्ठा किया कर रही थी। एक चमकदार हीरे जैसी रोशनी उनके हाथों में चमकने लगी। जैसे ही मालविका ने अपना काला गोला में लगा दी, राजकुमारी ने भी काले जादू का गोला की किरणें हाथों में। मालविका शक्तियां हवा से टकराईं। राजकुमारी ने सब कुछ थम सा गया। आंखें बंद की। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। सुनहरी रोशनी सीधे जाकर मालविका से टकराई रही थी। नहीं। उनके हाथों में मालविका दर्द और हैरानी से चीखी। अपना काला गोला अपनी ही काली ऊर्जा के साथ हवा में राख बनकर उड़ गई और राज्य बच गया। शक्तियां हवा। राजा विक्रम के लिए और बाकी सब लोग दौड़कर राजकुमारी के पास पहुंचे। राजा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटी, 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 हमें माफ कर दो बेटी, हमें ऊर्जा माफ के कर साथ हवा में राख हम तुम्हें और राज्य समझने में नाकाम रहे, हमें माफ कर दो। राजकुमारी के राज और उनकी बहादुरी ने सुंदर नगर में सब कुछ बदल दिया। अब लोग उन्हें आलसी गले लगारी नहीं बल्कि सूर्य पुत्री और राज्य की रक्षक के नाम से जानने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। महान काम हम तुम्हें समझने में शराबे से नहीं नाकाम रहे, बल्कि शांत और मजबूत इरादों से पूरे होते हैं। सच्ची कीमत दिखावे में नहीं बल्कि आपके इरादे और कर्मों से होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। राजा बंसीलाल अपने घोड़े पर सवार अकेला जंगल में घूम रहा था। आहा, वाह 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 वाह, कितनी शांति है हमारे राज्य में। बस इसी तरह आगे भी ये शांति बनी रहे। तभी राजा एक आम के पेड़ के पास आता है, जहाँ जमीन पर कई सारे आम गिरे पड़े थे। अरे वाह, आम! आहा! तभी राजा अपने घोड़े से उतरकर जमीन पर पड़ा एक आम उठाता है
तो उस आम के पेड़ के अंदर से तेज रोशनी निकलती है। अरे ये रोशनी कैसी? तभी रोशनी गायब हो जाती है और राजा के सामने एक नीले रंग का जिन्न खड़ा था। कौन हो तुम? महाराज, मैं एक जादुई जिन्न हूँ। क्या? जादुई जिन्न? जी महाराज, और मैं बहुत तकलीफ में हूँ और अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं सदियों से एक चिराग में था, पर अचानक एक दिन एक आदमी ने मेरा वो चिराग चुरा लिया और मैं सालों से इस पेड़ में कैद होकर रह गया। अगर आप किसी तरह से मेरा वो चिराग ढूंढकर यहाँ ले आएंगे तो मैं इस पेड़ से आजाद हो जाऊंगा। उस चिराग के बिना मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। ओह, अच्छा ये बताओ, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? आप जो चाहेंगे महाराज। मैं एक जादुई जिन्न हूँ, मैं आपको हर चीज दे सकता हूँ। मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। ओह अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम्हारा वो चिराग अवश्य ढूंढेंगे। तभी राजा अपने घोड़े पर बैठकर पास में ही अपने नगर में अपने बड़े से राजमहल में आता है, जहाँ राजा बंसीलाल का बड़ा भाई राजा धनराज अपने तख्त पर बैठा था। वहाँ राजा धनराज की पत्नी रानी सुमित्रा, महल का मंत्री और कई सारे सैनिक ये सब थे। राजा धनराज काफी दयालु राजा है। बंसीलाल, कहाँ गए थे तुम? अगर हमें वो जादुई चिराग मिल गया तो हम इस पूरे राज्य पर राज कर सकते हैं और अपने इस भाई राजा को अपना गुलाम बना सकते हैं। ये तो बहुत सही रहेगा। अब हम तो सैर पर गए थे बड़े भैया। मंत्री जी, नगर के हर निवासी के घर इस महीने राशन और पैसा पहुंच गया है ना? कोई छूटा तो नहीं है ना? नहीं महाराज, कोई नहीं छूटा। हमने सभी के घर पैसे और राशन दोनों अच्छे से पहुंचा दिए हैं। महाराज, नगर वासियों के प्रति आपका ये प्रेम देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। आप वाकई में काफी महान राजा हैं। बिल्कुल सही कहा रानी साहिबा आपने। हमारे राजा जैसा दयालु कोई नहीं है। जब तक राजा साहब का राज इस राज्य में है, यहाँ का कोई भी निवासी कभी भूखा नहीं सो सकता। राजा धनराज हर समय नगर के गरीब निवासियों की सहायता करता था, इसलिए नगरवासी भी राजा धनराज को काफी मानते थे। बंसीलाल, तुम्हें भी अपने भाई की तरह दानवीर बनना है, हमेशा गरीबों की सहायता करते रहना है। जी रानी साहिबा। रात का समय राजा बंसीलाल महल के बाहर कुछ सैनिकों के साथ खड़ा था। हमारी बात ध्यान से सुनिए। इस राज्य में किसी एक व्यक्ति के पास एक नीले रंग का चिराग है। तुम्हें उस चिराग को ढूंढकर हमारे पास लाना होगा, और याद रहे, ये बात हमारे बड़े भाई राजा साहब को पता हरगिज नहीं चलनी चाहिए। समझ गए? हाँ, जी छोटे राजा साहब, सब समझ गया। सारे सैनिक वहाँ से चले गए। अब बस बहुत जल्द हम इस राज्य के बड़े राजा बन जाएंगे। बहुत हो गया ये छोटे राजा। अब समय है बड़े राजा बनने का। करीब 4 दिन के बाद सैनिक भोला को एक पीयूष नाम के व्यक्ति के पास वो नीला जादुई चिराग मिल जाता है। देखिए, ये चिराग मेरी पत्नी को जंगल में मिला था जब वो लकड़ियाँ काटने गई थी। ये तो सालों से हमारे पास है, पर आपको इस चिराग का क्या काम है? ये चिराग राजा साहब को चाहिए। इसके बदले में हम तुम्हें सोने के कुछ सिक्के दे देते हैं। तभी सैनिक भोला पीयूष को कुछ सोने के सिक्के देता है और सैनिक वो चिराग लेकर
राजा बंसीलाल के पास आता है। आहा, बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने आज हमें बहुत प्रसन्न किया है। अब आएगा असली मजा। जब हम करेंगे इस राज्य पर राज, हम होंगे अब बड़े राजा। तभी राजा बंसीलाल उस चिराग को लेकर उसी जंगल में आता है। तभी चिराग को देखकर वो जादुई जिन्न उस पेड़ से आजाद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। हमने तुम्हें आजाद कर दिया। अब वादे के अनुसार तुम्हें हमारी बातें माननी होंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो हुक्म राजा साहब। राजा बंसीलाल उस चिराग को लेकर अपने महल में आता है। रात का समय राजा बंसीलाल अपने कमरे में उस चिराग के सामने बैठा था। जादुई जिन्न, बाहर आइए। तभी जादुई जिन्न उस चिराग से बाहर आता है। क्या हुक्म है मेरे आका? यहाँ हर कोई हमें छोटे राजा कहकर बुलाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ हर कोई हमें ही बड़े राजा माने। हमारे भाई से ज्यादा लोग हमारी इज्जत करें। तभी जादुई जिन्न चुटकी बजाता है। ये लीजिए महाराज, आपका काम हो गया। अब यहाँ हर कोई आपकी ही इज्जत करेगा और आपको ही मान सम्मान देगा। अगले दिन राजा बंसीलाल अपने भाई के साथ महल में तख्त पर बैठा था। छोटे राजा साहब, हमारे खेतों में गेहूं की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में आई है। क्या हम वो फसल हमेशा की तरह गरीबों में दान कर दें? ये सुनकर राजा धनराज दंग रह गए। क्या बात है मंत्री जी, आप आज हमें पूछने की बजाय हमारे छोटे भाई से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि असली राजा तो यही है। हम इनसे ना पूछें तो किनसे पूछें? अरे वाह 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 वाह, जादुई जिन्न के जादू ने तो कमाल कर दिया। ये क्या बदतमीजी है मंत्री जी, हम इस राज्य के बड़े राजा हैं, बड़े राजा। मंत्री जी, हमारी फसल से एक भी दाना गरीबों में दान नहीं होगा। अब तक हमारे भाई ने जो भी नगर वासियों को दान में चीजें दी हैं, वो सारी चीजें नगर वासियों से छीन कर ले आइए, और अगर वो मना करें तो उन्हें सीधे सीधे मृत्यु दंड दे दीजिए। जो हुक्म राजा साहब। रुकिए रुकिए मंत्री जी, नगर वासियों से कुछ भी वापस नहीं लिया जाएगा। छोटे राजा का हुक्म सर आंखों पर। मंत्री वहाँ से चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? सैनिकों, इन्हें मारकर नगर से बाहर निकाल दीजिए, ले जाइए। तभी सारे सैनिक राजा धनराज को मार मार कर नगर से बाहर निकाल देते हैं। इधर राजा धनराज नगर से बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। हाँ, समझ नहीं आता अचानक से चीजें इतनी बदल कैसे गईं? अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राजा बंसीलाल रोज नगर के निवासियों को परेशान करने लगा। नगरवासी राजा बंसीलाल के कहर से काफी परेशान हो चुके थे। एक दिन सैनिक भोला राजा बंसीलाल को कमरे में उस जादुई जिन्न से बात करते हुए देख लेता है। ओह, तो ये राज है छोटे राजा साहब का। तभी सैनिक भोला दौड़ते हुए जंगल में आता है। मुझे कैसे भी करके बड़े महाराज को ढूंढकर राजा बंसीलाल का सारा सच बताना होगा, वरना राजा बंसीलाल पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। तभी सैनिक भोला राजा धनराज को तलाश करता है। उसे राजा धनराज एक छोटे से झोपड़े घर में बैठे दिखाई देते हैं। महाराज, भोला, तुम यहाँ? तभी सैनिक भोला राजा धनराज को उस जादुई चिराग और उस जादुई जिन्न के बारे में सारी बात बताता है।
ओ, तो ये बात है। हाँ महाराज, और अब आप ये सब रोक दीजिए महाराज। हमारी बात सुनो भोला। उस जादुई चिराग को हमारे पास लेकर आइए। अब वो जादुई जिन्न ही हमारी सहायता कर सकता है। अगले दिन रात में राजा बंसीलाल अपने कमरे में उस जादुई जिन्न के सामने खड़ा था। महाराज, मैं एक जादुई जिन्न हूँ, मुझसे और बुरे काम मत करवाइए महाराज, वरना मेरा जादू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चुप रहो तुम्हें हमारे हर आदेश का पालन करना होगा, समझे? हम इस पूरे राज्य को सोने का राज्य बनाना चाहते हैं, इसीलिए कल सवेरे तक ये पूरा राज्य सोने का राज्य बन जाना चाहिए। इतना कहकर राजा बंसीलाल बाहर चला जाता है। तभी जादुई जिन्न अपने चिराग में चला जाता है। तभी सैनिक भोला चुपके से उस चिराग को एक थैली में डालकर महल से बाहर चला आता है और राजा धनराज के पास आता है। हाँ महाराज, महाराज, इसी जादुई चिराग के अंदर वो जिन्न है। यह कल हमारा सारा राज्य सोने का बना देगा। तभी राजा उस जिन्न को बाहर आने के लिए कहता है, पर वो जिन्न केवल राजा बंसीलाल की ही आवाज से बाहर आता है। अब इसी तरह काफी समय बीत गया। हम इस राज्य को सोने का नहीं होने देंगे। हम ये चिराग ही तोड़ देते हैं। महाराज, 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 इसमें आपकी जान को खतरा है। हाँ, हो सकता है, पर मेरी जान मेरे राज्य से ज्यादा कीमती नहीं है। ओ! तभी राजा धनराज जोर से चिराग को जमीन पर मारता है और जिन्न गुस्से से बाहर आ जाता है। तुमने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, अब तुम्हें मारना होगा। तभी राजा धनराज उस जादुई जिन्न को सारी बात बताता है। जादुई जिन्न, मेरी बात सुनो। अब तुम ही इस राज्य को बचा सकते हो। मैंने जो किया सब सही करने के लिए किया। महाराज, आपका छोटा भाई बहुत कपटी है, उसने ही मेरे से आपकी ये दुर्दशा करवाई है। हाँ, जादुई जिन्न, तुम तो नेक दिल जिन्न लगते हो। तुम ये सब रोक दो, मेरे राज्य को छोड़ दो। मैं तुम्हें और बंसीलाल को सब कुछ दे दूंगा, बस मेरी प्रजा को छोड़ दो। तभी जिन्न राजा की बात मान जाता है और अपने जादू से सब पहले जैसा कर देता है। जादू का असर हटते ही राजा धनराज राजमहल में पहुंच जाते हैं। सेनापति, बंसीलाल को काल कोठरी में बंद कर दो, ले जाओ। ये सब मेरी बात सुनते हैं भैया। आपको यहाँ आपकी मौत लेकर आई है लगता है। सेनापति, मार डालो आज धनराज भाई साहब को। सेनापति बंसीलाल को थप्पड़ मारकर गिरफ्तार कर लेते हैं और सब कुछ पहले के जैसा हो जाता है। राजा धनराज अपने महल आकर पहले की तरह अपनी रानी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।